नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कैलाश चौधरी और आज हम पढ़ेंगे राजस्थान अध्ययन कक्षा 9 का चौथा टॉपिक राजस्थान की अर्थव्यवस्था। दोस्तों, राजस्थान की अर्थव्यवस्था में राजस्थान की जो वित्तीय व्यवस्था है किस प्रकार की है उसके बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से उद्योग धंधे हैं उनके बारे में चर्चा होगी। दोस्तों, टॉपिक शुरू करने से पहले आपको एक प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखना है। प्रश्न ये है, रक्षाबंधन का त्यौहार कब मनाया जाता है? आपको इसकी तिथि लिखनी है, कमेंट बॉक्स में लिखना है। प्रश्न एक बार फिर से सुनिए, रक्षाबंधन का त्यौहार कब मनाया जाता है? आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। आओ शुरू करते हैं। अर्थव्यवस्था का संक्षिप्त परिचय। भारत की अर्थव्यवस्था में राजस्थान का महत्वपूर्ण स्थान है। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। आपको इसका क्षेत्रफल याद रखना चाहिए और एक्यूरेट याद रखना मित्रों, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। पीछे वर्ग किलोमीटर भी याद रखना है। इस दृष्टि से ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान की जनसंख्या 2011 की ताज़ी जनगणना के अनुसार 6.86 करोड़ है। 6.86 करोड़ मित्रों, मतलब करीबन 7 करोड़ जनसंख्या है राजस्थान की। ये 2011 की जनसंख्या के अनुसार है मित्रों। जो जनगणना होती है प्रत्येक 10 साल के अंतराल में होती है। अब 2021 में होने वाली है, साल भर बाद में फिर से जनगणना होगी तो ये आंकड़ा बदल जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से भारत में राजस्थान का महत्वपूर्ण स्थान है। इस प्रकार मित्रों, ये राजस्थान 8वें नंबर पे है जनसंख्या की दृष्टि से संपूर्ण भारत में। इस प्रकार भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े राजस्थान राज्य में पूरे देश की लगभग 121.02 करोड़ का 5.67% भाग है। मित्रों, राजस्थान की जनगणना है 5.67% है पूरे भारत का। जो पूरे भारत की जनगणना है 121.02 करोड़ और राजस्थान की है 6.86 करोड़। तो इसका परसेंटेज निकाल लीजिए आप, 5.67% से बढ़ता है। इस विवरण से क्षेत्रफल और जनसंख्या में राजस्थान की महत्ता सहज रूप से स्पष्ट होती है। अर्थव्यवस्था के विकास की गति को बढ़ाने के लिए प्राकृतिक और मानव संसाधन महत्वपूर्ण होते हैं। राजस्थान इन दोनों की दृष्टि से समृद्ध प्रांत है। प्राकृतिक संसाधनों में खनिजों की भरपूर उपलब्धता के कारण भारत में राजस्थान खनिजों के अजायब घर के नाम से जाना जाता है। तो मित्रों, आपको याद रखना है, खनिजों का अजायब घर किसे बोलते हैं? तो राजस्थान को। अजायब घर में क्या होता है मित्रों? अलग अलग प्रकार के जो देखने की चीज़ें होती है, अलग अलग प्रकार की मूर्तियाँ, शस्त्र, इस प्रकार राजस्थान में खनिजों के अलग अलग प्रकार हैं। प्राकृतिक संसाधनों में खनिजों की भरपूर उपलब्धता है, इसलिए राजस्थान को खनिजों का अजायब घर के नाम से जाना जाता है। खनिज संपदा के बल पर आज राजस्थान देश के औद्योगिक परिदृश्य में तेज़ी से उभर रहा है। उद्योगों के साथ साथ यहाँ की अर्थव्यवस्था में कृषि का भी बड़ा योगदान है। राजस्थान की मुख्य फसलें ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, जौ, चना है। आपको राजस्थान की फसलों के नाम याद रखने हैं। इसके अंदर कौन कौन सी रबी की फसलें हैं और कौन सी खरीफ की फसलें, ये भी आपको आगे पढ़ाएंगे मित्रों। जिसमें 3 अक्षर होते हैं वो खरीफ की फसल होती है, जिसमें 2 अक्षर है वो रबी की। ऐसा मोस्टली होता है, सभी परिस्थितियों में नहीं होता। जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, ये खरीफ की फसलें हैं। चना, गेहूँ, ये रबी की है गेहूँ। तेलन, कपास मित्रों रबी की फसल है। 3 अक्षर है फिर भी रबी की है, तो ये सब में नहीं होता है, बस मोस्टली। और तंबाकू है। राजस्थान तिलहन विशेष रूप से सरसों के उत्पादन में उभरा है। इसके अलावा लाल मिर्च, मेथी, जीरा, हींग भी अन्य फसलें हैं। राजस्थान में पिछले कुछ वर्षों में सब्जियां तथा संतरा, माल्टा, नींबू, आंवला, अमरूद आदि फलों के उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में मानव संसाधन की भूमिका बढ़ गई है। उल्लेखनीय है कि राजस्थान की साक्षरता दर 1991 में 38.55% थी। देखिए मित्रों कितनी कम थी। आज से 30 साल पहले मात्र 38 लोग पढ़े होते थे पूरे राजस्थान में। अब जनगणना साक्षरता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जो देश भर में बिहार की साक्षरता दर 37.19% के बाद नीचे से दूसरे स्थान पर थी। वर्ष 2001 की जनगणना में राजस्थान की साक्षरता, अब आपको 11 का आंकड़ा याद रखना है,
2001 में बढ़कर 60.41 हो गई, काफ़ी बढ़ गई थी 2001 में। फिर वर्ष 2001 में राजस्थान की साक्षरता दर में उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, दादर और नगर हवेली से आगे रहा। मित्रों, अभी भी साक्षरता दर ज़्यादा अच्छी नहीं है राजस्थान की, ये राज्य पीछे हैं। यूपी, अरुणाचल, J&K, झारखंड, दादर और नगर हवेली, ये मित्रों केंद्र शासित प्रदेश है, यूटी है। साक्षरता दर 2011 में और बढ़कर 67.06% हो गई। तो आपको ये साक्षरता दर याद रखनी है, 67.06। वैसे मित्रों ज़्यादातर पुस्तकों में 67.07% है, तो आप इसको करेक्ट कर लीजिए। 67.07% 2011 की साक्षरता दर। राजस्थान ने हाल ही में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में तीव्र प्रगति की है। राजस्थान में विश्वविद्यालयों की संख्या में वृद्धि हो रही है। इस श्रृंखला में अजमेर में केंद्रीय विश्वविद्यालय खुलना महत्वपूर्ण है। मित्रों, जो किशनगढ़ है अजमेर का, वहाँ एक गांव पड़ता है बांदर सिंदरी, वहाँ केंद्रीय विश्वविद्यालय है। जोधपुर में IIT का खुलना भी बड़ी उपलब्धि है, IIT जोधपुर में है। इसके अलावा मित्रों जोधपुर में आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय भी है, वो भी महत्वपूर्ण संस्थान है, और एम्स भी है। इन बड़े निर्णयों से राजस्थान के ज्ञान क्रांति के क्षेत्र में तेज़ी से आगे बढ़ने की संभावनाएं हैं। आर्थिक और सामाजिक विकास के साथ राजस्थान का सामरिक महत्व भी है। सामरिक का मतलब होता है कि युद्ध की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण होता है उसे सामरिक कहते हैं। सामरिक दृष्टि से राजस्थान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी सीमा होती है, जो रेड क्लिफ सीमा पाकिस्तान से, वो 1070 किलोमीटर लगती है। 4 ज़िले लगते हैं राजस्थान के, गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर, इसलिए महत्वपूर्ण है। अर्थव्यवस्था की आधारभूत संरचना। आर्थिक विकास में आधारभूत संरचना की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आधारभूत संरचना में जो क्षेत्र समृद्ध होते हैं उनका विकास तेज़ गति से होता है। आधारभूत संरचना को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला भाग है आधारभूत संरचना का। आधारभूत ढांचागत संरचना है, इसमें परिवहन और विद्युत संचार को सम्मिलित किया जाता है। इसके अलावा सिंचाई भी आधारभूत ढांचागत संरचना का भाग है। तो पहली है आधारभूत ढांचागत संरचना, इसके अंदर परिवहन, विद्युत संचार और सिंचाई भी हो गया दूसरा। क्योंकि कृषि विकास सिंचाई पर निर्भर है। आधारभूत संरचना का दूसरा भाग आधारभूत सामाजिक संरचना है। सॉरी मित्रों, जो दूसरा भाग है वो है आधारभूत सामाजिक संरचना, और पहला है आधारभूत ढांचागत संरचना। ये 2 भाग हैं, आपको याद रखना है। उसके बाद देखते हैं, इसमें प्रमुख रूप से मानव संसाधन विकास को सम्मिलित किया जाता है। राजस्थान का विकास के मामले में अग्रणी राज्य नहीं होने का कारण आधारभूत संरचना का अभाव है। बिना आधारभूत संरचना के विकास का पहिया घूम नहीं सकता। राजस्थान सरकार आर्थिक विकास में आधारभूत संरचना की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए इसके विकास पर ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। राजस्थान की पंचवर्षीय योजनाओं में और वार्षिक योजनाओं में वित्तीय संसाधनों का बड़ा भाग आधारभूत संरचना पर खर्च किया जाता है। जैसे जैसे राजस्थान में आधारभूत संरचना की स्थिति में सुधार हो रहा है, वैसे वैसे राजस्थान आर्थिक विकास में आगे बढ़ रहा है। राजस्थान में आधारभूत संरचना विशेष रूप से परिवहन, ऊर्जा, सिंचाई, संचार और मानव संसाधन की स्थिति निम्नलिखित है। तो आधारभूत संरचना में यह है, परिवहन है, ऊर्जा, सिंचाई, संचार, मानव संसाधन। पहले परिवहन पढ़ेंगे। परिवहन में जो यातायात सुविधाएं जितनी भी हैं, सड़क परिवहन, वायु परिवहन, रेल परिवहन, ये सभी परिवहन में आते हैं। आर्थिक विकास में परिवहन का महत्वपूर्ण स्थान है। औद्योगिक विकास के लिए परिवहन आवश्यक है। परिवहन के साधनों से सभी क्षेत्रों के विकास को गति मिलती है। परिवहन की प्राकृतिक आपदाओं के समय में अत्यधिक उपयोगिता होती है। युद्ध के समय परिवहन के साधनों की महत्ता और अधिक बढ़ जाती है। परिवहन का सांस्कृतिक महत्व भी होता है। बिल्कुल मित्रों, राजस्थान के योजनाबद्ध विकास में परिवहन विकास पर ध्यान दिया गया है। राजस्थान ने विगत कुछ वर्षों में परिवहन के क्षेत्र में प्रगति की है, काफ़ी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। परिवहन में मुख्य सड़क परिवहन, रेल
वायु यातायात को सम्मिलित किया जाता है। तो हम पढ़ेंगे पहले सड़क परिवहन के बारे में। महानगर और बड़े शहर सामान्यतः रेल और वायु यातायात से जुड़े होते हैं, किंतु गांवों के परिवहन का मुख्य साधन सड़कें हैं। गाँव में सड़कों का महत्व मानव शरीर में शिराओं और धमनियों की भांति है। राजस्थान में जनसंख्या का बड़ा भाग गाँव में जीवन बसर करता है। राज्य के गाँवों में जहाँ जहाँ सड़कें पहुँची हैं, समृद्धि स्वतः ही नज़र आने लगी है। सड़कों के विकास के बिना गांव अधूरे दिखते हैं। सड़कों के अभाव में गांवों का सामाजिक विकास गति नहीं पकड़ पाता है। वर्तमान में राजस्थान के गांवों में सड़कों का जाल बिछा हुआ नजर आने लगा है। राजस्थान में सड़क परिवहन की प्रगति को निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है। कौन कौन से बिंदु हैं? पहला बिंदु है यातायात विकास पर योजना खर्च। राजस्थान में अच्छा खासा खर्च होता है यातायात विकास पर। राजस्थान के योजनाबद्ध विकास में यातायात विकास पर खर्च में वृद्धि हुई है। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में यातायात विकास पर खर्च में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई। वर्तमान में सड़क परिवहन राज्य सरकार का महत्वपूर्ण प्राथमिकता वाला विकास शीर्ष पर है। फिर देखते हैं मित्रों, दूसरा है सड़कों का विकास। योजनाबद्ध विकास में यातायात खर्च में वृद्धि से सड़क परिवहन का विकास हुआ है। राजस्थान में डामर की सड़कों की लंबाई 1950-51 में 17,339 किलोमीटर थी, मात्र 17,000 किलोमीटर जब देश आज़ाद हुआ तब की बात है। 2010-11 में बढ़कर 1,89,034 किलोमीटर हो गई, यानी करीबन 2 लाख किलोमीटर के करीबन हो गई। इन सड़कों में राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, मुख्य जिला सड़कें, अन्य जिला सड़कें व ग्रामीण सड़कें सम्मिलित हैं। राजस्थान में डामर सड़कों की स्थिति 2010-11 में प्रावधानिक। दोस्तों, जो राष्ट्रीय राजमार्ग होता है इस पर केंद्रीय सरकार का नियंत्रण होता है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का केंद्र सरकार के अंडर में होता है। राज्य राजमार्ग और जो ये राज्य सरकार के अंडर में होता है। जिला सड़कें और अन्य जिला सड़कें भी राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं सड़कों के प्रकार और लंबाई। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई है 5,724 किलोमीटर, यह राजस्थान की वर्तमान स्थिति है। उसके बाद देखते हैं राज्य राजमार्ग 11,866 किलोमीटर है, स्टेट हाईवे। मुख्य जिला सड़कें हैं 7,829, अन्य जिला सड़कें हैं 24,480, ग्रामीण सड़कें हैं 1,39,135 और सबका योग है 1,89,034। ये 2010-11 का है मित्रों। तो नया आंकड़ा आएगा जैसे मैं आपको दूंगा, लगभग 2 लाख से बाहर हो गई ये राजस्थान में सड़कें। राजस्थान में डामर की सड़कों के अलावा ग्रेवल की सड़कें, पक्की सड़कें, साधारण मौसमी सड़कें भी हैं। वर्ष 2008-9 में राजस्थान में सभी प्रकार की सड़कों की लंबाई 1,86,806 किलोमीटर थी। मित्रों 2008-9 की बात है ये। इनमें डामर की सड़कें 1,40,437 किलोमीटर, पक्की सड़कें 1,399 किलोमीटर, ग्रेवल की सड़कें 41,104 किलोमीटर और साधारण सड़कें 3,866 किलोमीटर थी। अब राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में अध्ययन करेंगे। राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई राजस्थान के विशाल क्षेत्रफल को देखते हुए कम है। बिल्कुल दोस्तों, राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास का काम नेशनल हाईवे अथॉरिटी को ये देखता है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। राजस्थान में कुल 7 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। इनमें से 5 मार्ग सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। इनमें राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 सबसे महत्वपूर्ण और व्यस्त राजमार्ग हैं। 7 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। मित्रों, वर्तमान में जो राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या चेंज हुई है उसके बारे में जब जैसा ही अगला टॉपिक आएगा या जब भी टाइम मिलेगा तो आपको राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में पढ़ाया जाएगा। अब चेंज हो गया इनका आंकड़ा, 8 सबसे महत्वपूर्ण और व्यस्त हैं। अब इसका क्रमांक भी चेंज हो गया है। राजस्थान में इसकी लंबाई 685 किलोमीटर है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली से जयपुर, अजमेर, उदयपुर होता हुआ मुंबई जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 सुरक्षात्मक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण भाग है और यह मार्ग आगरा से भरतपुर, दौसा, जयपुर, सीकर होता हुआ बीकानेर जाता है। आपको
ये मित्रों पुराने क्रमांक है, आपको ये भी याद रखना है क्योंकि कंपटीशनों में अभी भी ऐसे सवाल आते हैं पुराने। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 जयपुर से टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़ होता हुआ भोपाल तक जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 14 ब्यावर, पाली, सिरोही, आबू रोड होता हुआ कांडला तक जाता है। कांडला मित्रों गुजरात में है, बंदरगाह है। राष्ट्रीय राजमार्ग 15 पठानकोट से राजस्थान के गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर होता हुआ कांडला तक जाता है। इसकी सीमा जोधपुर से भी गुजरती है NH 15 की, फलोदी से। इसकी राजस्थान में लंबाई 875 किलोमीटर है। इन राष्ट्रीय राजमार्गों के अलावा राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 भी है, जो मुंबई से दिल्ली को जोड़ता है। धौलपुर इसके अंतर्गत आता है। राजस्थान में इस मार्ग की लंबाई केवल 28 किलोमीटर ही है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग धौलपुर जिले से गुजरता है। राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर जयपुर किशनगढ़ 6 लेन का है। दोस्तों जो जयपुर से किशनगढ़ का है, जो 6 लेन का राष्ट्रीय राजमार्ग है। वैसे अभी अजमेर तक है, जयपुर से अजमेर तक, किशनगढ़ के आगे बढ़ गया। अब इस मार्ग का निर्माण स्वर्ण चतुर्भुज योजना के अंतर्गत मार्च 2005 में हुआ था। स्वर्ण चतुर्भुज योजना मार्च 2005 में आई थी। राजस्थान राज्य सड़क, नेक्स्ट है राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम। मित्रों अभी थोड़ा वीडियो में कुछ तकलीफ आ गई थी, दिक्कत हो गई थी, इसलिए वापस शुरू किया है। ये राजस्थान सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र का प्रमुख प्रतिष्ठान है। एक वैधानिक नियम के रूप में इसकी स्थापना 1964 ईस्वी में हुई थी। यह नियम स्थापना के समय से ही यातायात के क्षेत्र में उल्लेखनीय भूमिका निभा रहा है। मित्रों ये राजस्थान राज्य का सड़क परिवहन निगम है। नेक्स्ट देखते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण सड़क योजना है। ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी लाए थे। इसके अंतर्गत प्रत्येक ग्राम को जोड़ा गया था मित्रों, ज़िले से, नगरों से, भारतवर्ष के प्रत्येक नगर को। आज भी ये योजना बहुत ही अच्छे तरीके से कार्य कर रही है। देश के सभी गांवों को बारहमासी सड़कों से जोड़ने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री द्वारा 25 दिसंबर 2000 ईस्वी को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना घोषित की गई। इसके अंतर्गत 1991 की जनगणना के अनुसार 1000 तथा इससे अधिक आबादी वाले गाँवों को वर्ष 2003 तक तथा 500 से 1000 तक आबादी वाले सभी गाँवों को 2007 से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। जनजाति क्षेत्रों में 250 की आबादी वाले गाँवों को सड़क से जोड़ने की योजना है। बिल्कुल दोस्तों। राजस्थान रोड विजन। राजस्थान में सड़क तंत्र के कायापलट के लिए राजस्थान रोड विजन 2025 तैयार किया गया। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा, ये PWD विभाग है। इसके द्वारा 21वीं सदी के पहले 25 साल में राज्य में सड़कों के विकास के लिए दीर्घावधि विजन तैयार किया गया। इसमें सड़कों के विकास के साथ साथ सड़कों के रखरखाव और सड़कों की गुणवत्ता पर बल दिया गया है। रोड विजन 2025 में पहले 15 साल में सभी गांवों को सड़कों से जोड़ने के बाद अगले 10 साल में एक्सप्रेस वे, फ्लाईओवर, 4 लेन के राजकीय मार्ग पर जोर दिया गया है। इस विजन में धार्मिक महत्व के स्थानों, पर्यटन, खनन और औद्योगिक क्षेत्रों के लिए नए सड़क संपर्क विकसित करना जरूरी माना गया है। सड़क परिवहन के संबंध में राजस्थान को मॉडल स्टेट माना जा सकता है। राजस्थान को मॉडल स्टेट कहते हैं। राजस्थान में परिवहन व्यवस्था और कार्यविधि अनुकरणीय है। फिर देखते हैं रेल परिवहन। ये काफ़ी सस्ता परिवहन है। स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में रेल मार्ग का विकास बहुत कम था। थोड़ा बहुत रेल मार्ग का विकास जयपुर रियासत, बीकानेर रियासत, जोधपुर रियासत तथा उदयपुर रियासत में हुआ था, क्योंकि दोस्तों ये प्रमुख रियासतें थी। यहाँ थोड़ा बहुत रेल का विकास हुआ था। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जैसलमेर रियासतें रेल मार्ग से जुड़ी हुई नहीं थी। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने रेल विकास का काम हाथ में लिया। वर्तमान में रेल परिवहन भारत सरकार का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। प्रत्येक वर्ष संसद में रेल मंत्री के द्वारा रेल बजट पेश किया जाता है। अब दोस्तों रेल बजट
ये साथ में ही पेश किया जाता है। पहले रेल बजट जो वित्तीय बजट है उससे अलग पेश किया जाता था, अब दोनों एक ही साथ पेश किए जाते हैं। राजस्थान में रेल विकास का दायित्व भारत सरकार पर है। भारत के कुल रेल मार्गों का लगभग 11% भाग ही राजस्थान में है। राजस्थान में रेल मार्गों की कुल लंबाई मार्च 2002 में 5894 किलोमीटर थी। 2002 में कितना कम था रेल विकास दोस्तों, आप देख सकते हैं। जो देश के रेल मार्गों की कुल लंबाई 63,140 किलोमीटर का 9.4% भाग था। यानी जो देश में जितनी रेल चलती है उसका 9% भाग 2002 में राजस्थान में था। राजस्थान के रेल मार्गों की कुल लंबाई में ब्रॉड गेज का भाग 51.4%। मित्रों, जो रेल की पटरियाँ 3 प्रकार की होती हैं, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। अभी जो वर्तमान में ज़्यादातर पटरियाँ हैं ब्रॉड गेज की हैं, इसका भाग 51.4%, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 71.4% है। उसके बाद मीटर गेज है, फिर नैरो गेज जो छोटी बिल्कुल होती है नैरो गेज के अंदर, धौलपुर में चलती है नैरो गेज की ट्रेन मात्र। राजस्थान में 31 मार्च 2002 को प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर में रेल मार्गों का औसतन लंबाई 17.2 किलोमीटर थी, जबकि ये राष्ट्रीय स्तर पर 19.2 किलोमीटर थी। राज्य में मार्च 2008 में रेल मार्गों की कुल लंबाई 5,683 किलोमीटर थी, जिसमें ब्रॉड गेज का भाग 68.37%, मीटर गेज का भाग 30.18% और नैरो गेज का भाग 1.53% था। राजस्थान में 31 मार्च 2008 को प्रति 1000 किलोमीटर क्षेत्रफल में रेल मार्गों की औसत लंबाई 16.61 किलोमीटर थी। ये आपको औसत याद रखना है, ये 16 किलोमीटर प्रति 1000 मीटर में। प्रमुख रेल मार्ग। राजस्थान के प्रमुख रेल मार्गों में जयपुर मुंबई रेल मार्ग, जोधपुर हावड़ा रेल मार्ग, दिल्ली अहमदाबाद रेल मार्ग, उदयपुर दिल्ली रेल मार्ग, बीकानेर दिल्ली रेल मार्ग, जयपुर दिल्ली रेल मार्ग, जयपुर गंगानगर रेल मार्ग, फुलेरा दिल्ली रेल मार्ग, जयपुर सवाई माधोपुर रेल मार्ग, जयपुर आगरा रेल मार्ग, जयपुर से जम्मू तवी रेल मार्ग, जोधपुर से गुवाहाटी, बहुत लंबा ये, जयपुर लोहारू रेल मार्ग, जयपुर चेन्नई रेल मार्ग, जोधपुर हरिद्वार रेल मार्ग आदि प्रमुख हैं। अब देखते हैं वायु परिवहन के बारे में। स्वतंत्रता से पहले राजस्थान में वायु परिवहन का विकास नहीं के बराबर था। राज्य में केवल जोधपुर में ही हवाई अड्डा था जो दिल्ली व कराची से जुड़ा हुआ था। बिल्कुल दोस्तों, ये दिल्ली जाती थी फ्लाइट और कराची जाती थी। अब दोस्तों, जोधपुर का इतना महत्व नहीं रह गया है। जब से जयपुर राजधानी बनी है तो जयपुर में ज़्यादा विकास हुआ है, जोधपुर में विकास कम हुआ है, जबकि जोधपुर शुरू में बहुत विकसित था। वर्ष 1947 में बीकानेर जोधपुर वायुसेना प्रारंभ हुई। जोधपुर वायु सेवा जब देश आज़ाद हुआ तब की बात है। स्वतंत्रता के बाद 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। देश में वायु परिवहन का संचालन नागर विमानन विभाग करता है। देश में एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस की प्रमुख वायु सेवाएं हैं। आर्थिक उदारीकरण के बाद वायु परिवहन में निजी सेवाओं की भूमिका बढ़ गई है। राजस्थान पिछले दशकों में वायु परिवहन में पिछड़ा हुआ था, किंतु वर्तमान में वायु परिवहन के क्षेत्र में राजस्थान की स्थिति में सुधार आ रहा है। राजस्थान के मुख्य वायु मार्ग कौन से हैं वो देखते हैं। दिल्ली आगरा जयपुर, दिल्ली जयपुर, जयपुर उदयपुर, अहमदाबाद मुंबई, दिल्ली जयपुर। अभी मित्रों ऐसी कोई फ़्लाइटें नहीं हैं जो दिल्ली आगरा जयपुर तो है, दिल्ली जयपुर भी है। जो जोधपुर से फ़्लाइट है दोस्तों, उदयपुर की सीधी फ़्लाइट नहीं है अभी। जोधपुर के लिए, जोधपुर से दिल्ली के लिए और मुंबई के लिए, बेंगलोर के लिए सीधी फ़्लाइट है। जयपुर बनारस कोलकाता, जयपुर से कोलकाता भी जाती है। अब तो दोस्तों जयपुर से अंतर्राष्ट्रीय फ़्लाइटें भी हैं, विदेशों में जाती हैं, सऊदी अरब वगैरह। जयपुर हैदराबाद, जयपुर बेंगलुरु, जयपुर गुवाहाटी, जयपुर मुंबई सिंगापुर, जयपुर मस्कट। वर्तमान में राज्य में नियमित हवाई सेवा सांगानेर जयपुर, रातानाडा जोधपुर। ये दोस्तों जो रातानाडा जोधपुर है
ये सैन्य हवाई अड्डा है, डबोक उदयपुर हवाई अड्डे हैं। इसमें जयपुर का सांगानेर हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है, इंटरनेशनल स्तर का है। ये संपूर्ण भारत का 14वें नंबर का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है। ऊर्जा महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना है। अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्र जैसे कृषि, उद्योग, परिवहन, सामाजिक विकास क्षेत्र आदि विकास के लिए ऊर्जा पर निर्भर है। क्षेत्र विशेष का विकास ऊर्जा बिना संभव नहीं है। ऊर्जा के लिए परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोत होते हैं। ऊर्जा के 2 प्रकार के स्रोत होते हैं। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत जैसे पेट्रोलियम, कोयला ये हो गए। गैर परंपरागत में पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा इत्यादि। परंपरागत स्रोत में जल विद्युत, थर्मल विद्युत, अणु ऊर्जा सम्मिलित की जाती है। जल ऊर्जा हो गई, तापीय विद्युत, अणु ऊर्जा। इसके अलावा जितनी भी कोयले से चलती है, पेट्रोलियम, ये सारी परंपरागत में है। और गैर परंपरागत में बायोगैस, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा इत्यादि है। राजस्थान सरकार अर्थव्यवस्था में ऊर्जा की महत्ता और उदारीकरण के कारण औद्योगिक विकास वृद्धि की संभावना को दृष्टि में रखकर ऊर्जा विकास के लिए प्रयत्नरत है। राजस्थान की गिनती ऊर्जा के क्षेत्र में आर्थिक सुधारों को लागू करने के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में होती है। राजस्थान में विद्युत क्षेत्र सुधार अधिनियम 1999 लागू किया गया। घाटे से ग्रसित राजस्थान राज्य विद्युत मंडल को 1999 में समाप्त किया गया। राजस्थान में जून 2000 में 5 स्वतंत्र कंपनियां गठित की गई। ये मित्रों संभाग के हिसाब से 5 स्वतंत्र कंपनियां। नई कंपनियों में राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड राज्य में विद्युत उत्पादन योजनाओं का क्रियान्वयन, संचालन और रखरखाव का कार्य करता है। एक अन्य कंपनी राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड राज्य में प्रसारण तंत्र का निर्माण, संचालन और संधारण करती है। बिजली वितरण के लिए 3 कंपनियां जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। ये 3 कंपनियां हैं जो बिजली का वितरण करती हैं। जयपुर, जोधपुर, अजमेर। जयपुर हो गया, अजमेर हो गया और जोधपुर हो गया। ये तीनों कंपनियां अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से विद्युत वितरण का कार्य संचालित करती हैं। और 2 ऊपर हो गया, एक राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड। विद्युत विकास का योजना परिव्यय राजस्थान में ऊर्जा की कमी और आर्थिक विकास में विद्युत की महत्ता को ध्यान में रखते हुए पंचवर्षीय योजनाओं में ऊर्जा पर भारी वित्तीय संसाधन आवंटित किए गए। पंचवर्षीय योजनाओं की प्राथमिकताओं में ऊर्जा विकास को सर्वोच्च स्थान दिया गया। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में ऊर्जा पर सार्वजनिक व्यय इस प्रकार रहा। अब दोस्तों जो ऊर्जा पर व्यय होता है सबसे ज़्यादा होता है राजस्थान में। पहली योजना में 1.24 करोड़ रुपये, दूसरी में 15.2 करोड़ रुपये, तीसरी में 39 करोड़, चौथी में 94 करोड़, पाँचवीं में 249 करोड़, छठी में 566 करोड़, सातवीं में 922 करोड़ और आठवीं में 3255 करोड़, नौवीं के अंदर 5261 करोड़ और 10वीं में 10,461 करोड़। कितना ज़्यादा कैसे खर्चा बढ़ गया। कहाँ पहली योजना में 1 करोड़ रुपया खर्च हुआ ऊर्जा पर और 11वीं पंचवर्षीय योजना में ऊर्जा पर 25,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। कितना बड़ा है। अब तो दोस्तों ये पंचवर्षीय योजना ख़त्म हो गई है, नीति आयोग आ गया। अब तो पहली पंचवर्षीय योजना के कुल योजना व्यय का 2.3% भाग ऊर्जा विकास पर खर्च किया गया था। मात्र 2% ही ऊर्जा पर खर्च हुआ था पहली पंचवर्षीय योजना में। और 11वीं पंचवर्षीय योजना में कुल योजना व्यय का ऊर्जा विकास पर व्यय बढ़कर 36% पहुँच गया। कितना ज़्यादा हो गया, 2 से कहाँ 36 पहुँच गया। स्थापित विद्युत क्षमता राजस्थान में स्थापित विद्युत क्षमता 1950-51 में 13 मेगावाट थी, जो 2003-04 में बढ़कर 5,167 मेगावाट हो गई। विद्युत स्थापित क्षमता बढ़कर 2006-07 में 6,089 मेगावाट और 2011-12 में दिसंबर 2011 तक 9,831 मेगावाट हो गई। ये भी कितनी बड़ी है। यानी जो विद्युत से संबंधित जितने भी उद्योग हैं चाहे योजना है सब में बढ़ोतरी हुई।
प्रमुख विद्युत परियोजनाएं। योजनाबद्ध विकास में राजस्थान में कई विद्युत परियोजनाओं की स्थापना की गई। राजस्थान में 2 प्रकार की विद्युत परियोजना है। एक राज्य के स्वयं की स्वामित्व वाली परियोजना है। इनमें सुपर थर्मल तापीय विद्युत परियोजना कोटा, सूरतगढ़ ताप विद्युत परियोजना, छबड़ा तापीय विद्युत परियोजना, माही जल विद्युत परियोजना तथा अन्य आंशिक स्वामित्व वाली परियोजना है जिनमें राजस्थान की विद्युत प्राप्त होती है। इनमें चंबल परियोजना, व्यास परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना और सतपुड़ा परियोजना प्रमुख हैं। ये सारी परियोजनाएं चंबल नदी पर हैं। व्यास नदी पर भाखड़ा परियोजना ये पंजाब हरियाणा में है। सतपुड़ा परियोजना महाराष्ट्र में है। फिर आगे देखते हैं, राजस्थान परमाणु शक्ति परियोजना एक महत्वपूर्ण योजना है, परमाणु शक्ति से संबंधित है। इसके अंतर्गत रावतबाड़ा में परमाणु संयंत्र स्थापित किया गया है। रावतबाड़ा मित्रों चित्तौड़गढ़ में है, कोटा के नज़दीक है। अन्य ऊर्जा परियोजना में अंता विद्युत परियोजना गैस आधारित है। अंता की जो विद्युत परियोजना है गैस आधारित है। सिंगरौली और रिहंद इत्यादि हैं। ऊर्जा उत्पादन के प्रति सरकार अत्यधिक प्रयत्नशील है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, विद्युतीकृत कस्बे और गांव। योजनाबद्ध विकास में विद्युतीकृत कस्बों और गांवों की संख्या में वृद्धि हुई है। वर्ष 1950-51 में राज्य में विद्युतीकृत बस्तियों की संख्या केवल 42 बस्तियां थी। राजस्थान में 2002-2003 तक 97.40% ग्राम विद्युतीकृत हो चुके थे। ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत मार्च 2008-9 तक 37,000 गाँवों को विद्युतीकृत किया गया और 8.96 लाख कुओं को ऊर्जाकृत किया गया। कितना विद्युत उत्पादन बढ़ा है। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। राजस्थान में गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों का विकास करने के लिए 21 जनवरी 1985 को जो रेडा की स्थापना हुई थी। ये सवाल सीधा पूछा जाता है कि रेडा की स्थापना कब हुई। 21 जनवरी 1985 को राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी, ये रेडा की फुल फॉर्म है। रेडा का उद्देश्य सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, गोबर गैस से विद्युत उत्पादन करना है। रेडा का अगस्त 2002 में राजस्थान अक्षय ऊर्जा विकास निगम में विलय किया गया। इसकी स्थापना ध्यान रखनी है, 2002 में राजस्थान अक्षय ऊर्जा विकास निगम। सौर ऊर्जा से गैस और ईंधन की बचत होती है। इसका उपयोग सोलर कूलर चलाना, सोलर पंप चलाना, वाटर हीटर्स, स्ट्रीट ट्यूबलाइटें, टीवी सेट्स इत्यादि में किया जाता है। जोधपुर जिले के उच्चीकृत प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र बालेसर जोधपुर के अंदर है। सौर ऊर्जा का उपयोग किया गया। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण में 24 अगस्त 1999 को जोधपुर जिले के मथाणे गांव में स्थापित होने वाली 140 मेगावाट के एकीकृत सौर मिश्रण चक्रीय विद्युत परियोजना को मंजूरी दी। मथाणिया परियोजना में 38 मेगावाट बिजली का उत्पादन और तापीय तकनीक तथा शेष 105 मेगावाट बिजली पारंपरिक नेफला या गैस मिश्रित चक्रीय तकनीक से बनेगी। फिर आगे देखते हैं, यह परियोजना विश्व में अपनी तरह की पहली परियोजना होगी। ये मथाणिया वाली बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है। मथाणिया जोधपुर ज़िले में स्थित है और अब जो मिर्चें होती हैं मिर्ची के लिए फेमस है। यहाँ की मिर्ची बहुत स्वादिष्ट होती है। यह परियोजना विश्व में अपनी तरह की पहली परियोजना होगी जिसमें सौर तापीय तकनीक परंपरागत मिश्रित चक्रीय तकनीक के साथ जोड़ा जाएगा। पवन ऊर्जा और बायोगैस भी ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं। राजस्थान में वायु का वेग 20 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में चारे और चारागाह विकास के लिए पवन ऊर्जा उपयोगी है। भारत में 1980-81 में प्रारंभ की गई राष्ट्रीय बायोगैस योजना के माध्यम से राजस्थान में बायोगैस का विस्तार। ये भारत में 1980-81 में राष्ट्रीय बायोगैस परियोजना शुरू की गई थी। इसका भी ध्यान रखना आप, इसका विकास किया जा रहा है। फिर आगे देखते हैं, राजस्थान में इन सब प्रयत्नों के बावजूद विद्युत की मांग और आपूर्ति में अंतर बना हुआ है। राजस्थान में योजनाबद्ध विकास में विद्युत का उत्पादन बढ़ा है, किंतु बढ़ते औद्योगिक विकास और लोगों में सुधरते जीवन स्तर के कारण विद्युत की मांग अधिक
बढ़ गई है। आर्थिक उदारीकरण लागू करने के बाद भविष्य में आर्थिक विकास अधिक गति पकड़ेगा। उत्तरोत्तर बढ़ते विकास के साथ ऊर्जा की मांग बढ़ना निश्चित है। राजस्थान सरकार को ऊर्जा विकास के अधिक प्रयत्न करने होंगे। राजस्थान में ऊर्जा विकास की विपुल संभावना है। बिल्कुल दोस्तों, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा की अत्यधिक संभावना है राजस्थान में। आगे देखते सिंचाई के बारे में। राजस्थान कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ के अधिकांश लोग जीवन स्तर के लिए कृषि पर निर्भर हैं। कृषि विकास सिंचाई पर निर्भर करता है। राजस्थान के पश्चिमी भाग में मरुस्थल हैं। मानसून की अनिश्चितता के कारण कृषि मानसून का जुआ जैसी बात कई बार चरितार्थ होती है। हरित क्रांति और कृषि क्षेत्र की आधुनिक प्रौद्योगिकी के लाभ सिंचाई द्वारा ही संभव है। इसलिए राजस्थान में सिंचाई साधनों के विकास की महती आवश्यकता है। फिर आगे देखते हैं सिंचाई के स्रोत। राजस्थान के सिंचाई के प्रमुख साधनों में नहरें, तालाब, कुएं और नलकूप हैं। बिल्कुल दोस्तों, राजस्थान में सिंचाई के प्रमुख साधनों में ये हो गया नहर, तालाब, कुएं, नलकूप। सबसे अधिक सिंचाई नहरें और कुओं से होती हैं। कुएं और नलकूप सिंचाई के सर्वोत्तम साधन हैं। इनके द्वारा फसलों में आवश्यकता अनुसार पानी दिया जा सकता है। कुएं और नलकूप द्वारा सिंचाई के लिए पानी का मीठा होना, जल का स्तर गहरा नहीं होना और उपजाऊ भूमि का होना आवश्यक है। नहरों द्वारा सतही जल का सबसे अधिक उपयोग होता है। राज्य में सतत प्रवाही नदियों के अभाव में नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र कम है। नहरों से केवल सिंचाई गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में होती है और राजस्थान के जालौर ज़िले में नर्मदा नदी का पानी आया है। इसके अलावा डूंगरपुर, बांसवाड़ा में थोड़ा बहुत माई बजाज परियोजना सिंचाई होती है, अन्य जगह नहीं होती है। राज्य के दक्षिणी पूर्वी पठारी और पथरीले भागों में तालाबों द्वारा खेती की जाती है। सबसे अधिक तालाबों से खेती भीलवाड़ा जिले में की जाती है। राजस्थान में स्रोत अनुसार शुद्ध सिंचित क्षेत्र 1000 हेक्टेयर कितना है, ये बिल्कुल मित्रों याद रखना है। नहरें 1998-99 और 2007-08 में कितनी हुई? 1688 किलोमीटर नहरों का है। तालाब 102, ये हेक्टेयर है दोस्तों। 1688 हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र है नहरों से। 102,000 हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र तालाब से। कुएं और नलकूप से हैं 4,500 हेक्टेयर क्षेत्र और अन्य से 82,000 हेक्टेयर क्षेत्र और कुल सिंचित क्षेत्र है राजस्थान का 6,444 हेक्टेयर क्षेत्र। राजस्थान की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं और सिंचाई की वृहद और मध्यम परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी गई है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं में बाढ़, इनके उद्देश्य हैं विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, पेयजल, मछली पालन, वृक्षारोपण, अकाल और सूखे के समय जल की सुविधा है, क्षेत्रीय आर्थिक विकास आदि निर्धारित किए गए हैं। वृहद सिंचाई परियोजनाओं से 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य कमांड क्षेत्र में सिंचाई होती है। मध्यम, आपको याद रखना है, वृहद सिंचाई परियोजना में 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र होता है और मध्यम सिंचाई क्षेत्र के अंदर 2,000 से 10,000 हेक्टेयर और लघु के अंदर आएगा जो 2,000 हेक्टेयर से कम वाला क्षेत्र होगा। राजस्थान में प्रमुख बहुउद्देशीय वृहद, मध्यम और लघु सिंचाई परियोजनाओं का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है। पहली है भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना। यह भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। इस परियोजना में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान सम्मिलित हैं। भाखड़ा नांगल में राजस्थान का हिस्सा 15.2% है। ये सीधा सवाल पूछा जाता है कि भाखड़ा नांगल परियोजना में राजस्थान का हिस्सा कितना है, 15.2%। भाखड़ा मुख्य नहर की सिंचाई क्षमता 14.6 लाख हेक्टेयर है, जिसमें राजस्थान का हिस्सा 2.3 लाख हेक्टेयर है। भाखड़ा नांगल से राजस्थान के गंगानगर जिले में सिंचाई सुविधा और बीकानेर और रतनगढ़ में बिजली की आपूर्ति होती है। तो आपको इनके नाम याद रखना है। गंगानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर सिंचाई होती है और बीकानेर और रतनगढ़ में बिजली की आपूर्ति।
चंबल परियोजना, चंबल नदी मध्य प्रदेश के महू छावनी के पास से निकलती है और उत्तर की ओर बहती है। मध्य प्रदेश के धार डिस्ट्रिक्ट में आता है महू। राजस्थान में यह नदी चौरासीगढ़ नामक स्थान से प्रवेश करती है। आपको याद रखना है चंबल नदी कहाँ से प्रवेश करती है। चंबल राजस्थान की सतत प्रवाही नदी है। चंबल की विनाशकारी लीला को समाप्त करने के लिए राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों ने संयुक्त रूप से चंबल बहुउद्देशीय नदी काठी परियोजना का निर्माण किया। यह देश की प्रमुख सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं में से एक है। चंबल परियोजनाओं में राजस्थान का हिस्सा 50% है और बाकी का हिस्सा मध्य प्रदेश का है। चंबल परियोजना के पहले चरण में चौरासीगढ़ और मानपुरी मध्य प्रदेश के पास गांधी सागर बांध तथा कोटा में दुर्ग के पास कोटा सिंचाई बांध बनाया गया है। दूसरे चरण में चूलिया झरने के पास राणा प्रताप सागर बांध और तीसरे चरण में जवाहर सागर बांध का निर्माण किया गया। तो आपको इनके चरण याद रखने हैं, कौन कौन से चरण में किस बांध का निर्माण करवाया गया और कौन से राज्य में कौन से बांध का निर्माण कराया। ये जवाहर सागर बांध को कोटा बांध भी बोलते हैं। तो आपको गांधी सागर बांध का नाम याद रखना, मध्य प्रदेश में है इस परियोजना पर। और राणा प्रताप सागर बांध है, ये राजस्थान में है। और जवाहर सागर बांध ये राजस्थान में है। चंबल परियोजना में राजस्थान के कोटा और बूंदी जिलों में सिंचाई होती है। फिर आगे देखते हैं मित्रों माही बजाज सागर परियोजना। माही नदी विंध्याचल पर्वत की उत्तरी पहाड़ियों से निकलकर मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात राज्यों में बहती है। 3 राज्यों में बहती है माही, MP, राजस्थान, गुजरात। माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान और गुजरात राज्यों की संयुक्त परियोजना है। माही नदी ये मित्रों जो परियोजना है राजस्थान और गुजरात की है और मध्य प्रदेश की परियोजना नहीं है। माही नदी बोरखेड़ा गांव के समीप माही बजाज सागर बांध का निर्माण किया गया। इस परियोजना के अंतर्गत बांध, विद्युत ग्रह, नहरों के निर्माण से बांसवाड़ा और डूंगरपुर के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में आर्थिक और सामाजिक विकास में गुणात्मक परिवर्तन आया है। फिर आगे देखते हैं जाखम सिंचाई परियोजना। जाखम माही की सहायक नदी है। प्रतापगढ़ में जाखम नदी पर जाखम बांध बनाया गया है। इस सिंचाई परियोजना उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। अगली देखते हैं बिसलपुर सिंचाई परियोजना। टोंक जिले के बिसलपुर गांव में बनास नदी का निर्माण करवाया गया। राजस्थान के जयपुर, अजमेर, ब्यावर, किशनगढ़, टोंक आदि के पेयजल और सिंचाई की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बिसलपुर परियोजना का निर्माण कराया गया। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बिसलपुर परियोजना टोंक जिले में स्थित है और जो इसको पेयजल की आपूर्ति होती है जयपुर, अजमेर, ब्यावर, किशनगढ़, टोंक आदि जगह। फिर नेक्स्ट देखते हैं सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना। दक्षिणी राजस्थान के जनजाति बहुल वागड़ क्षेत्र की समृद्धि के लिए सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया। सोम नदी पर कमला अम्बा गांव के समीप बांध का निर्माण किया गया है। इससे डूंगरपुर और उदयपुर के अनेक गांवों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। तो ये परियोजना है सोम कमला अम्बा, वागड़ क्षेत्र की है, बांगड़ क्षेत्र की सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना सोम नदी पर है। मेजा बांध परियोजना भीलवाड़ा जिले में मांडलगढ़ तहसील में मेजा गांव के निकट कोठारी नदी पर मेजा बांध का निर्माण करवाया गया। मेजा बांध ये भीलवाड़ा की परियोजना है। इससे भीलवाड़ा के आसपास के गांवों में सिंचाई सुविधा भी मुहैया होती है। मेजा बांध क्षेत्र में गर्मियों में जल सूख जाने के कारण खीरा, ककड़ी, तरबूज और खरबूज की खेती होती है। फिर अगली देखते हैं सिद्धबुक परियोजना। इस परियोजना से हनुमानगढ़ जिले की नौहर और भादरा तहसीलें और चूरू जिले की तारानगर और सादुलपुर तहसीलों में सिंचाई होती है। ये आपको याद रखना है। सिद्धमुख नहर परियोजना हनुमानगढ़ की नौहर, भादरा और चूरू की तारानगर और सादुलपुर तहसील यहाँ सिंचाई होती है। इस परियोजना में राजस्थान रावी, व्यास नदियों के अतिरिक्त पानी का उपयोग करेगा जो उसके हिस्से में दिसंबर 1981 में पंजाब, हरियाणा व राजस्थान के बीच हुए समझौते के अंतर्गत मिला है। जो 1981 में समझौता हुआ था पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के बीच, उतना ही जल राजस्थान को मिलेगा। नर्मदा परियोजना सरदार सरोवर नर्मदा परियोजना गुजरात राज्य की वृहद परियोजना है। नर्मदा जल में
राजस्थान का हिस्सा भी है। इस परियोजना से राजस्थान के जालौर और बाड़मेर जिलों के गाँवों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। फिर अगली देखते हैं व्यास परियोजना। व्यास परियोजना पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। परियोजना का मुख्य उद्देश्य रावी, व्यास, सतलज नदियों के जल का उपयोग करना है। राजस्थान में इस परियोजना से इंदिरा गांधी नहर परियोजना को स्थायी रूप से पानी की आपूर्ति की गई है। तो व्यास परियोजना किस किस राज्य की संयुक्त परियोजना है? तो ये सवाल पूछा जाता है सीधा। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्य की संयुक्त परियोजना है। और ये कौन कौन सी नदी के किनारे हैं? तो रावी, व्यास, सतलज नदी के किनारे। तो व्यास के अलावा रावी और सतलज नदी भी है। अब इंदिरा गांधी नहर परियोजना थार मरुस्थल की बेकार पड़ी उर्वरा शक्ति को सक्रिय करने के लिए बीकानेर रियासत के मुख्य अभियंता कंवर सेन ने हिमाचल के पानी को थार मरुस्थल तक लाने की अनूठी योजना का प्रारंभ वर्ष 1948 में भारत सरकार के विचार रखा था। कंवर सेन मित्रों, इन्होंने ये सुझाव दिया था। इनकी दिमाग की उपज है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। यही योजना इंदिरा गांधी नहर के लिए आधार बनी। यह परियोजना 2 नवंबर 1984 तक राजस्थान नहर परियोजना के नाम से जाने लगी विख्यात थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के निधन के बाद परियोजना का नाम बदलकर उनकी स्मृति में इंदिरा गांधी नहर परियोजना किया गया। इंदिरा गांधी नहर परियोजना एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर परियोजना है। इसकी गिनती विश्व की सबसे लंबी और बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना में होती है। फिर देखते हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना का उद्गम स्थल पंजाब में सतलज और व्यास नदियों के संगम स्थल पर हरिके बैराज से इंदिरा गांधी नहर परियोजना निकलती है। सतलज और व्यास नदियों के संगम पर है यह परियोजना हरिके बैराज के बाईं ओर से निकाली गई है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की कुल लंबाई 649 किलोमीटर है। यह सवाल सीधा पूछा जाता है। इसे राजस्थान की मरुगंगा और थार मरुस्थल की जीवन रेखा भी कहा जाता है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य मरुस्थल में सिंचाई, मानव और पशुओं के लिए पीने का पानी, पशुपालन, वृक्षारोपण, विद्युत उत्पादन, पर्यटन विकास, मंडी विकास, पशु चारा विकास, राष्ट्रीय शुष्क उद्यान आदि रखे गए हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना से लाभान्वित जिलों में गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर और चूरू और जोधपुर जिले सम्मिलित हैं। इससे लाभ होता है। विशेष रूप से गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में इससे कृषि होती है इंदिरा गांधी नहर परियोजना से। अन्य बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, चूरू और जोधपुर जिलों को पीने का पानी मिलता है इस नहर से। दोस्तों, कल हम जवई नदी और जवई बांध के बारे में पढ़ेंगे, ये जवई परियोजना। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वे चैनल को सब्सक्राइब करें, वे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों, इसके अलावा जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, चाहे वो फेसबुक हो, व्हाट्सएप इत्यादि के स्टेटस पर इस वीडियो के लिंक को ज़रूर शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा। दोस्तों, राजस्थान अध्ययन की ये पुस्तकें हैं, यह बहुत ही कम जगह पढ़ाई जाती है यूट्यूब पर, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिले। दोस्तों, यदि आप ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे तभी पढ़ाने का मज़ा आएगा। बाकी केवल मोबाइल के सामने पढ़ाने से इतना कोई तुक नहीं रह जाता है। इसलिए सभी मित्रों से रिक्वेस्ट है, अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।